व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एलएलबी वाला पे आप सभी को स्वागत है। आज जो हम लोग वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है जनरल डिफेंस का, जो हमारा जनरल डिफेंस अंडर लॉ ऑफ टॉट का जो हमारा सेकंड जनरल डिफेंस है, उसको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि है इनएविटेबल एक्सीडेंट। इसके पिछले वीडियो में हम लोग जनरल डिफेंस अंडर लॉ ऑफ टॉट के इंट्रोडक्शन को समझ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं केस लॉ के साथ और अच्छी तरीके से समझ चुके हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग जनरल डिफेंस अंडर लॉ ऑफ टॉट का जो पहला जनरल डिफेंस है, वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया, उसको भी हम लोग दो पार्ट में अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। और आज जो वीडियो है हमारा, वो है हमारा जनरल डिफेंस अंडर लॉ ऑफ टॉट। जनरल डिफेंस का मतलब डिपेंडेंट जिसका हेल्प लेके खुद को सेव करता है कंपेंसेशन से, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लॉ ऑफ टॉट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग जनरल डिफेंस कहते हैं। तो आज का जो वीडियो है इनएविटेबल एक्सीडेंट, उसको हम लोग इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो जाके जरूर वीडियो को देख ले, ताकि आप लोगों को जनरल डिफेंस का इंट्रोडक्शन, उसमें आप लोग को जनरल डिफेंस का पूरा इंट्रो आप लोग को पता चल जाएगा, कहाँ पे यूज होता है, क्यों यूज होता है, कौन यूज करता है, डिफेंडेंट प्लेंटिफ किसका जरूरत होता है, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग पहला जो जनरल डिफेंस है वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया, उसका मीनिंग क्या है, वो क्या है, कब अप्लाई होता है, कब उसको कैसे डिफेंडेंट उसको उसका हेल्प लेता है, वो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और उसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलना दोस्तों। आप लोगों की सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेट मिलेगा कि मैं और अच्छी तरीके से आप लोगों को कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर कर सकूं। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनएविटेबल एक्सीडेंट। तो सबसे पहले हम लोग एक्सीडेंट, इनएविटेबल एक्सीडेंट, आप लोग को टॉपिक देख के कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा। तो आज हम लोग एक्सीडेंट को अच्छी तरह समझेंगे, एक्सीडेंट क्या है। तो दोस्तों, एक्सीडेंट का मतलब यही है कि अगर आप कोई एक्ट कर रहे हो और आपका एक्ट करने के टाइम पे अगर आपसे कोई ऑफेंस हो जाए या आपसे कोई अनएक्सपेक्टेड इंजुरी किसी को पहुंचे, आप जो एक्ट कर रहे हो उसके करने से या उसके करने के टाइम पे अगर आपसे कोई ऑफेंस हो जाए या आपसे कोई अनएक्सपेक्टेड इंजुरी किसी दूसरे पार्टी को पहुंचे, तो उसी को हम लोग एक्सीडेंट करते हैं, एक्सीडेंट कहते हैं। और इधर पे क्वेश्चन आया एक्ट का। तो बच्चों दोस्तों, एक्ट यहाँ पे आपका लॉफुल एक्ट होना चाहिए। आप जो एक्ट कर रहे हो वो एक्ट मस्ट बी लॉफुल होना चाहिए, तभी जाके आपको एक्सीडेंट का डिफेंस मिलेगा। अगर आपका एक्ट ही मतलब आप जो काम कर रहे हो वो काम ही अनलॉफुल है, वो एक्ट ही आपका अनलॉफुल है, तो तब आप लोगों को एक्सीडेंट का डिफेंस नहीं मिलेगा। क्रिमिनल केस में भी नहीं मिलेगा, अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट भी आप लोग को नहीं मिलेगा। समझ में आ गया एक्सीडेंट क्या होता है सिंपली, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा क्रिमिनल सेंस में जाके एक्सीडेंट को। तो दोस्तों याद रखना, ठीक है ना, जो हमारा पहला जो कानून है, जो पहला कानून अभी तो चेंज हो गया है, जो पहला कानून है आईपीसी, आईपीसी का सेक्शन 80, आईपीसी का सेक्शन 80 क्या करता है, आईपीसी का सेक्शन 80 क्या कहता है, एक्सीडेंट डिफेंस को डिफाइन करता है। आईपीसी सेक्शन 80, आईपीसी सेक्शन 80 एक्सीडेंट का डिफेंस को डिफाइन करता है, ठीक है ना। और हमारा जो अभी नया कानून है जो 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुका है, बीएनएस, और उसी में बीएनएस के अंदर सेक्शन 18 एक्सीडेंट की डिफेंस को डिफाइन करता है। ये बात, ये थोड़ा क्रिमिनल सेंस से मैं आप लोगों को डिस्कस करना आप लोगों के साथ चाहता हूं, थोड़ा क्रिमिनल सेंस से, ताकि आप लोगों को ये भी समझ में आ जाए। आईपीसी सेक्शन 80 एक्सीडेंट को डिफाइन करता था, डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट को। और अभी जो नया कानून लागू हो चुका है 1 जुलाई 2024 से, बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, उसमें सेक्शन 18 किसको डिफाइन करता है, डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट को डिफाइन करता है, ठीक है। अब मैं तुम लोग को कुछ एग्जांपल देता हूं, ठीक है ना। जैसे मैंने क्या बोला कि कुछ एक्ट अगर हम लोग करते हैं, वो एक्ट करते हुए हम अगर किसी ऑफेंस को कमिट करते हैं या कोई अनएक्सपेक्टेड इंजुरी किसी को पहुंचता है हमारे ना चाहते हुए भी,
हमारा कुछ इंटेंशन नहीं था कि हाँ उसको मैं इंजुरी पहुंचाऊं या ऑफेंस कमिट करूं, हमारे विदाउट इंटेंशन, हमें ना चाहते हुए भी वो कमिट हुआ। तो आप जो एक्ट कर रहे हो ना, वो एक्ट, मैंने क्या बोला कि वो एक्ट मस्ट बी लॉफुल। अगर वो एक्ट अनलॉफुल कर रहे हो, जैसे आप समझ लो किसी को गोली मार रहे हो, आप किसको गोली मारने गए, आप एक व्यक्ति हो राहुल, आप राकेश को गोली मारने के लिए गए हो, और आप राकेश को मारने की जगह उससे पास से एक आदमी गुजर रहा था, वो गोली जाके उसको लग गया, तो वो उसका जो घर वाला है वो क्या किया, आपके ऊपर केस किया, आपके ऊपर क्रिमिनल केस फाइल हुआ। तो उस टाइम में क्या आप कोर्ट में क्या बोलोगे कि जज साहब, मैं तो उसको मारना ही नहीं चाहता था, मैं तो राकेश को मारना चाहता था, लेकिन राकेश को मारने की जगह वहां पे क्या हुआ, मैं उसको मार दिया। तो क्या इस सिचुएशन में आपको एक्सीडेंट का डिफेंस आप ले सकते हो? एक्सीडेंटली आप क्या बोला, मुझे सर मैं एक्सीडेंटली वो बंदा को गोली लग गया, तो आपको क्या डिफेंस मिलेगा एक्सीडेंट का डिफेंस, मुझे बताओ। अगर नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा, यही भी समझने वाली बात है। मुझे ये बता दो, इस सिचुएशन में क्या आपको एक्सीडेंट का डिफेंस मिलेगा? आप तो राकेश को मारने गए थे, लेकिन राकेश को मारने की जगह उससे उसके पास से आदमी जा रहा था, गोली जाके उसको लग गया, आप क्या कहोगे कि जैसा मैं तो राकेश को मारने के लिए गया था, लेकिन राकेश की जगह उसको लग गया एक्सीडेंटली, मिलेगा डिफेंस आपको? आईपीसी सेक्शन 80 या बीएनएस सेक्शन 18 का डिफेंस आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप गोली मारने के लिए गए। गोली मारना क्या लॉफुल कोई काम है? किसी को गोली मारने जा रहे हो, वो जो एक्ट है वो क्या लॉफुल है कि अनलॉफुल है? वो अनलॉफुल है, वो अनलॉफुल है, इसलिए आपको एक्सीडेंट का डिफेंस नहीं मिलेगा। ये मैं आप लोगों को क्रिमिनल सेंस में बता रहा हूं। किस सेंस में बता रहा हूं? क्रिमिनल सेंस में, इतना याद रखना। और एक एग्जांपल मैं देता हूं। सपोज आप बाइक चला रहे हो, आप बाइक चला रहे हो, वो भी कितना स्पीड में चला रहे हो? 100 का स्पीड में। लेकिन जहां पर भी आप 100 का स्पीड में बाइक चला रहे हो, वहां पे 100 का स्पीड से बाइक चलाने का अधिकार आपको नहीं है। लॉ ने पहले से प्रोहिबिट करके रखा है, या कोई स्ट्रीट बैनर लगा के रखा है कि आप इतना स्पीड में चलाओ, लेकिन आप 100 का स्पीड में चला रहे हो, और आपका 100 का स्पीड में चलाने की वजह से वहां से एक आदमी रोड क्रॉस कर रहा था। उस सिचुएशन में क्या हुआ, उसको आप धक्का मार दिए। धक्का मारने के बाद वो आपके ऊपर केस डालेगा, वो आपके ऊपर केस डालेगा। तो उसके बाद आप क्या डिफेंस लोगे? एक्सीडेंट का डिफेंस लोगे। मिलेगा आपको एक्सीडेंट का डिफेंस? आपको एक्सीडेंट का डिफेंस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप जो काम कर रहे थे, मैंने माना उसको धक्का मारना, आप धक्का मारने का आपका कोई इंटेंशन नहीं था, फिर भी आपका जो एक्ट था ना, वो अनलॉफुल एक्ट था, क्योंकि आपको 100 का स्पीड में गाड़ी चलाने के लिए उस रास्ता में आपको कोई परमिशन नहीं दिया गया था। आपको 60 का स्पीड में चलाने का परमिशन दिया गया था, और आप 100 में चला रहे थे। आप क्या कर रहे थे? आप एक अनलॉफुल एक्ट कर रहे थे कि नहीं? आप ओमिशन कर रहे थे, इसीलिए आपको उस सिचुएशन में एक्सीडेंट का डिफेंस नहीं मिलता है। चलो अब थोड़ा सा डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं एक्सीडेंट का, ठीक है ना, जो मैं बोर्ड पे लिखा हूं पहले से। तो सबको ध्यान से देखना। एक्सीडेंट मीन्स अनएक्सपेक्टेड इंजुरी, अनएक्सपेक्टेड इंजुरी, एंड इफ द सम कुड नॉट हैव बीन फोर्सिन। फोर्सिन मतलब, फोर्सिन मतलब जिसको टाला नहीं जा सके, जिसको टालना मतलब टालना इम्पॉसिबल है, जिसको टालना इम्पॉसिबल है। मैं फिर से इस लाइन को पढ़ता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आए। एक्सीडेंट मीन्स अनएक्सपेक्टेड इंजुरी, एंड इफ द सम कुड नॉट हैव बीन फोर्सिन, मतलब जिसको टाला नहीं जा सकता था, एंड अवॉइडेड इन स्पायर ऑफ रीजनेबल केस, एंड अवॉइडेड इन स्पायर ऑफ रीजनेबल केस ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट। इसका मतलब है कोई अनएक्सपेक्टेड इंजुरी जिसको कभी टाला ही नहीं जा सकता था, जिसको कभी टाला ही नहीं जा सकता था या अवॉइड नहीं किया जा सकता था, वो होना ही था।
ठीक है ना, वो होना ही था। इन स्पायर ऑफ रीजनेबल केस ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट, उसको टाला नहीं जा सकता था और उसको अवॉइड भी नहीं मतलब करा जा सकता था। डिफेंडेंट के पार्ट में रीजनेबल केस, मतलब डिफेंडेंट जो है उसके पार्ट से कोई चूक नहीं था, कोई नेग्लिजेंस भी नहीं था। डिफेंडेंट पूरे ध्यान से केयरफुली विदाउट नेग्लिजेंस काम कर रहा था। वो काम करते हुए भी अगर कोई ऑफेंस हो जाता है तो हम उसको, अगर कोई अनएक्सपेक्टेड इंजुरी हो जाता है जिसको हम लोग टाल नहीं सकते थे बावजूद भी, नेग्लिजेंस नहीं करने के बावजूद भी, ठीक है ना, हमारे पार्ट से, डिफेंडेंट के पार्ट से कोई नेग्लिजेंस था ही नहीं, वो केयरफुली काम कर रहा था, वो विदाउट नेग्लिजेंस काम कर रहा था, ध्यान से काम कर रहा था, फिर भी कोई ऑफेंस या अनएक्सपेक्टेड इंजुरी किसी दूसरे पार्टी को पहुंचता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट बोलते हैं। मुझे लगता है यहां तक सबको समझ में आ गया एक्सीडेंट का मीनिंग। आ गया कि नहीं सबको? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ जी हाँ सर मुझे समझ में आ गया। चलो दोस्तों, अभी हम लोग एक केस लॉ डिस्कस करते हैं अंडर इनएविटेबल एक्सीडेंट, ताकि आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझ में आए। तो वो जो केस लॉ है, वो केस लॉ है स्टेनली वर्सेस पावेल। ये केस लॉ है, इस केस लॉ को हम लोग डिस्कस करते हैं, लैंडमार्क केस लॉ है। ये क्या है? केस लॉ। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो स्टेनली और पावेल है ना, ये दोनों आपस में दोस्त है। ये जो स्टेनली और पावेल है, ये दोनों आपस में दोनों दोस्त है। ये दोनों क्या करता है, एक दिन ये दोनों एक पक्षी का शिकार करने के लिए निकलता है। क्या करता है? एक पक्षी होता है फिजेंट, उसका नाम फिजेंट जो होता है, उसका उसका शिकार करने के लिए एक दिन दोनों मिलके जाता है, निकलता है। जाने के बाद वो लोग प्लेस में पहुंचता है जहां पे पंछी को उन लोग को शिकार करना था, वहां पे पहुंचता है। पहुंच के क्या करता है, ये जो स्टेनली है, वहां पे पहुंच के जहां पे पक्षी को शिकार करने उन लोग को जाना था, वहां पे पहुंचने के बाद स्टेनली जो है ना, वो क्या करता है, पंछी को देखते ही उस पे गोली चलाता है। गोली चलाता है तो गोली चलाने के बाद वहां पे एक पेड़ था, उस पेड़ में गोली जाके लगता है और लगने के बाद रिफ्लेक्ट होके रिटर्न आता है। रिटर्न आके क्या होता है, उसका जो दोस्त है पावेल, उसको लगता है, इंजरी पहुंचता है पावेल को। पावेल क्या करता है, स्टेनली के ऊपर केस कर देता है, स्टेनली के ऊपर केस कर देता है। तो केस करने के बाद क्या होता है, स्टेनली जो है ना, वो क्या करता है, इनएविटेबल एक्सीडेंट का डिफेंस का हेल्प लेता है कोर्ट में कि सर, कि जज साहब, माय ऑनर, मैं जो पंछी को मारने गया था मैं मानता हूं, लेकिन मैं इसको गोली चलाने का मेरा मकसद नहीं था। मैं ध्यान से गोली चलाया था लेकिन पेड़ में गोली लग के रिटर्न आके इसको लगा है। तो इस केस में मेरा कोई नेग्लिजेंट भी नहीं था, तो इस केस में मुझे एक्सीडेंट का डिफेंस मिलना चाहिए और दिया जाए। तो इस केस में क्या होता है, तुम लोग क्या लगता है, एक्सीडेंट का डिफेंस मिलना चाहिए पॉवेल स्टेनले को, मिलना चाहिए कि नहीं? हाँ, इसको मिलना चाहिए और मिला भी है, क्योंकि उसका जो एक्ट था, कोर्ट ने पहले क्या देखा, स्टेनली का जो एक्ट था ना, वो लॉफुल एक्ट था, वो कोई अनलॉफुल एक्ट नहीं था। हाँ, इन केस अगर वो पंछी, अगर कोई ऐसा पंछी होता जो पंछी को मारने के लिए लॉ ने पहले से प्रोहिबिटेड करके रखा है, अगर वो पंछी को मारने के लिए स्टेनली गोली चलाता, तो उस केस में स्टेनली को इनएविटेबल एक्सीडेंट का डिफेंस या एक्सीडेंट का डिफेंस नहीं मिलता, क्योंकि उसका जो एक्ट है वो अनलॉफुल एक्ट है, क्योंकि वो एक्ट पहले से ही लॉ ने प्रोहिबिट करके पहले से रखा है। अगर कोई हिरन को मारने जाता, हिरन को मारने की जगह दूसरे किसी को गोली लग जाता, तो वहां पे आप एक्सीडेंट का डिफेंस नहीं ले सकते, क्योंकि हिरन को मारना ही तो पहले से ही तो पूरा लॉ ने प्रोहिबिट करके रखा है, तो आप कैसे उसका डिफेंस ले सकते हो? मैंने पहले बता दिया, एक्सीडेंट का मतलब आपका कोई एक्ट, और सबसे पहले जो एक्ट कर रहे हो
वो लॉफुल होना चाहिए, तभी जाके आपको डिफेंस मिलेगा। वो अगर लॉफुल ही नहीं हो तो बात का बात तो छोड़ ही दो, मिलेगा ही नहीं आपको डिफेंस। तो क्लियर सबको? जो सेकंड जनरल डिफेंस है, इनएविटेबल एक्सीडेंट। तो यहाँ पे मैं इस टॉपिक को क्लोज करता हूं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो थर्ड हमारा जनरल डिफेंस है अंडर लॉ ऑफ टॉट, उसको मैं बहुत ही जल्दी के साथ आने वाला हूं। जो थर्ड जो हमारा जनरल डिफेंस, जिसका नाम है प्लेंटिव हिमसेल्फ रॉन्ग डूअर, उसके साथ हम लोग बहुत ही जल्दी लौटेंगे। तो आज इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। सब कोई अच्छे से रहना। थैंक यू सो मच।